आप बताइए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये जो दो नाम हैं दोबारा रिपीट क्यों हुए हैं? देखिए अंकित, ये जो सवाल है इसको इस तरीके से समझना होगा कि बीजेपी जो पिछले 3 बार से उप मुख्यमंत्री लगातार बदल रही थी, वो बीजेपी दोनों उप मुख्यमंत्री को क्यों सामने रखी। और उसके बाद आप ये पाएंगे कि सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ी चर्चा चली कि सम्राट चौधरी बड़ा क्लोज फाइट में है, सम्राट चौधरी बहुत कन्विंसिंगली जीते। आपने सुना होगा विजय सिन्हा के बारे में भी बड़ी चर्चा उड़ी कि विजय सिन्हा हार रहे हैं, और विजय सिन्हा भी कन्विंसिंगली जीते, लगभग 25,000 से जीते। तो इन दोनों फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही क्यों। मुझे तभी दिखाई पड़ गया था अंकित, जब प्रधानमंत्री भारी भरकम मैंडेट के बाद जब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं और वो नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम लेते हैं, आपको याद होगा। और तो इस बात को आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सिरमौर हैं, वो इन दोनों नेताओं के काम को एक्नॉलेज करते हैं। नीतीश चेहरा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन दो नेताओं की भी क्या भूमिका रही उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये दो किस जाति से आते हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज का सरकारी डेटा पर अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि भाई ये सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या 4.26% है, बिल्कुल, और ये यादव के बाद है। अब आप समझिए कि 14% के आसपास यादव, 4% से थोड़ा ज्यादा कुशवाहा। पार्टी ने पहले यादव जाति पर भरोसा दिखाया, बड़े बड़े नेताओं को सामने रखा, नंद किशोर यादव थे, नित्यानंद राय थे, और इवन रामकृपाल यादव को भी आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी जिस तरीके से ये सोचती थी कि उसे सफलता मिलेगी, नित्यानंद राय ने बेहतर संगठन खड़ा किया। ये नित्यानंद राय ही हैं जो सम्राट चौधरी को भाजपा में लाए, इस बात को भी आप जान लीजिए। और उसके बाद पार्टी का परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कोयरी समाज जो भाजपा का परंपरागत वोटर नहीं रहा है, इस बात को आप जान लीजिए। हाँ। लोकसभा में भी लालू प्रसाद ने माइक बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब आप विधानसभा में देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे रखा, चेहरा बना करके रखा, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बीजेपी लेकर के आई। आपको याद होगा कि जब राज्यसभा के नॉमिनेशन की चर्चा भी नहीं थी, तभी उपेंद्र कुशवाहा के नाम को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये राज्यसभा जा रहे हैं, और राज्यसभा वो चले भी गए। अब कुशवाहा समाज को यह दिखाई पड़ता है कि भाई हमारे दो बड़े चेहरे, दो बड़े नाम जिसको बीजेपी लगातार पुरस्कृत करती रही है, तो आखिरकार हम इसको वोट क्यों ना दें। इसलिए आप देखेंगे कि जो विक्ट्री मगध में हो रहा है, शाहाबाद में हो रहा है, या कई जिले भागलपुर में हो रहा है, बांका में हो रहा है, मोतिहारी में हो रहा है, उसको देख करके आप कह सकते हैं, मुंगेर में हो रहा है, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि किस तरीके से कुशवाहा समाज ने जम करके वोट किया, किसके पक्ष में, तो बीजेपी के पक्ष में। और अगर मैं कुछ सर्वे की बात करूं तो कई सर्वे ने यहां तक कहा है कि 71% कुर्मी और कोयरी ने मिल करके वोट किया एनडीए के पक्ष में। तो जरा सोचिए, कुर्मी का बड़ा चेहरा कौन, नीतीश कुमार, कोयरी का के दो बड़े चेहरे सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। आबादी के हिसाब से यादव के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या किसका, तो कुशवाहा समाज का। तो भाई बीजेपी क्यों सम्राट चौधरी को बदलेगी, जरा इस बात को समझ लीजिए। और सम्राट चौधरी को बदलती तो निश्चित तौर पर मैसेज गलत जाता। भाई उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेता तो है नहीं, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता है। उनको राज्यसभा की सीट दे दी गई, उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया। आपको मालूम है दीपक प्रकाश ना विधानसभा के सदस्य हैं, ना विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन जातीय संतुलन बनाना है तो भाई उपेंद्र कुशवाहा जिसको चाहते थे उनको मंत्री बना दिया गया। जहां तक सवाल है सम्राट चौधरी का, तो बीजेपी अब समझ चुकी है कि यादव के बाद
का जो समाज है कुशवाहा, उसकी संख्या ज्यादा है और उसके बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करती रही है, तो सम्राट चौधरी को इसका इनाम मिल गया। अब आप देखिए, इनाम मिलने की और भी वजह है। 2020 का अगर आप आंकड़ा देखें तो आप ये पाएंगे कि 2020 में मगध में 47 सीट है, सिर्फ 18 जीत पाई थी। इस बात को जान लीजिए। और 2025 में ये आंकड़ा 40 पहुंच जाता है। मतलब 25 का फायदा हुआ, 22 का फायदा हुआ। अगर हम इसको देखें तो 22 का फायदा हुआ। अगर आप शाहाबाद में देखें तो एनडीए 19 पर पहुंच गई है, 2020 में 2 पर ही सिमट गई थी, तो 17 सीट का फायदा हुआ। मतलब 17 सीट का फायदा होता है, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि कुशवाहा समाज ने बढ़ चढ़ करके किसको वोट किया, एनडीए को वोट किया। और इसलिए मगध और शाहाबाद में एनडीए का जोरदार परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। आप लोकसभा चुनाव याद करिए, एक औरंगाबाद की सीट पर क्रिएट किया गया कंफ्यूजन, बीजेपी को 4 सीटों पर हरा दिया। बीजेपी बक्सर हार गई, बीजेपी आरा हार गई, बीजेपी काराकाट हार गई, बीजेपी औरंगाबाद हार गई। और इतना ही नहीं, मुंगेर में बड़ा क्लोज मार्जिन से इतने बड़े नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीत पाए। किसके खिलाफ? तो अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ। तो आपको ये याद होगा कि अनीता देवी से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीते तो, लेकिन बहुत क्लोज विक्ट्री था। उनसे उम्मीद की जा रही थी जितने बड़े नेता हैं बड़ी विक्ट्री होगी, लेकिन वो जातीय आधार पर लालू प्रसाद ने रणनीति बनाई थी कि चुनाव कराया जाएगा और उसमें वो बहुत हद तक सफल हुए। जबकि अनीता एकदम मोहरे जैसी ही थी, तुरंत शादी करके लाई गई थी, शादी की थी और वो वहां से चुनाव लड़ रही थी। वैसे आपको बता दें, अनीता विधायक बन चुके हैं। हाँ, ये बात आप जान लीजिए। और वो अरुणा देवी के खिलाफ जीत गई हैं, इस बार वारसलीगंज से जीती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की कहानी बन रही हो तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस नेता को क्यों बदला जाए, क्योंकि वोटों में असर दिखाई पड़ रहा है। अगर समाज साथ नहीं देता तो शायद पार्टी सोचती कि समाज के नाम पर इनको हमने आगे किया, अब ये उतने इफेक्टिव दिखाई पड़ नहीं रहे हैं, इसलिए क्या किया जाए तो बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप आ जाइए विजय सिन्हा के नाम पर। विजय सिन्हा को भी लॉयलिटी का इनाम मिला। आप देखेंगे पिछले 35 साल से भूमिहार बीजेपी का कोर वोटर रहा है। बिल्कुल। और एंटी आरजेडी नैरेटिव सेट करने में भूमिहार सबसे आगे दिखाई पड़े। अगर आप अपर कास्ट की बात करेंगे तो, चाहे वो लाठी से लड़ना हो, चाहे नैरेटिव सेट करना हो, तेजस्वी यादव ने जबरदस्त प्रयास किया कि इस बार कम से कम भूमिहारों के विरोध को खत्म किया जाए। और ये तेजस्वी यादव की बड़ी सही रणनीति थी, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते थे कि A to Z की पार्टी बनाई जाए। भले ही इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन आप देखिएगा कि अगर इस तरह की कड़वाहट वो कम करने में सफल हो जाएंगे, अगर लगातार इस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि तेजस्वी यादव कैसे सफल हुए। ये मैं आपको बता सकता हूं। तो अब हुआ क्या, भले ही भूमिहार की आबादी तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा कहता है वो 3% है, 2.86% है, लेकिन इसका प्रभाव आप देखेंगे तो कम से कम 30 से 35 सीट पर सीधा दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है। अब सवाल उठता है कि विजय सिन्हा लखीसराय से हराए जा रहे थे। आप वहां लोकल पत्रकारों को सुनते, वो कह रहे थे विजय सिन्हा हार रहे हैं। कई सारा राष्ट्रीय चैनल भी लोकल पत्रकारों से बात करके विजय सिन्हा को हरा रहा था, पर विजय सिन्हा जीते। और विजय सिन्हा जीते तो उनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री ने की। अगर विजय सिन्हा को हटा दिया जाता तो मैसेज ये जाता कि उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया। बड़ी जोरदार चर्चा भी चली जब विजय सिन्हा जीते कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो एक मैसेज गलत जाता। और दूसरे किसी भूमिहार चेहरे को आगे लाते तो ये बात भी होती कि इनको क्यों लाया, इनको क्यों नहीं लाया, क्योंकि बहुत लोगों की चर्चा चल रही थी। इसलिए विजय सिन्हा सबसे सुटेबल दिखे। प्रधानमंत्री उनको जानते हैं। आपको याद होगा उनके बेटे की शादी के दरमियान प्रधानमंत्री उनके घर भी गए थे। तो विजय सिन्हा की पहुंच पीएम तक है। और खुद अमित शाह जब लखीसराय पहुंचे थे तो उन्होंने तारापुर में भी कहा था और लखीसराय में भी कहा था कि इनको आप जिताइए, इनको हम बहुत बड़ा बनाएंगे।
तो बहुत बड़ा क्या मुख्यमंत्री तो अब नहीं बना नहीं सकते थे, बनाएंगे। क्योंकि वहां पर वैकेंसी है नहीं, तो वापस डिप्टी सीएम का पद दे दिया। अब इसकी कई वजहें भी है जिसको आप देखेंगे तो भाई समाज की लॉयलिटी का इनाम मिला। 35 सालों से भूमिहार समाज बीजेपी के पक्ष में जोरदार बैटिंग कर रहा है। इस बार कई जगह पर ठीक है आरजेडी वोट लेने में कामयाब रही है, आरजेडी का प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक बाय एंड लार्ज देखेंगे बड़ी संख्या में वोट किसको मिला, तो बीजेपी को मिला। और इसलिए जो एंटी लालू पॉलिटिक्स जो भूमिहार समाज करता रहा 35 सालों से, इसकी लॉयलिटी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में दिखाई पड़ती है, उसका इनाम विजय सिन्हा को आगे करके भाजपा ने दिया। क्योंकि बीजेपी हो या अब आरजेडी भी ये मानने लगी है कि नैरेटिव सेट करने में इस समाज का एक बड़ा प्रभाव है, भले ही संख्या कम हो पर नैरेटिव सेट करना ये जानती है। इसीलिए आपने देखा कि आरजेडी ने भी बड़ी संख्या में टिकट दिया। आरजेडी भी सिर्फ भूमिहार ही नहीं, पहले जब राजपूत साथ आरजेडी में रहते थे तो राजपूत समाज के साथ की वजह से आरजेडी ठीक ठाक सीट जीतती थी और सत्ता में भी रहती थी। अब जब बीजेपी पावर में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो राजपूत समाज का भी बड़ा तबका छिटक गया। और ये जान लीजिए इसलिए आरजेडी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होता दिखाई पड़ता है। तो समाज की लॉयलिटी, नेता की लॉयलिटी, इतनी बड़ी विक्ट्री, ये सारा कुछ ये बताता है कि क्यों जीतने में कामयाब रही पार्टी और क्यों इन दो चेहरे को रिपीट किया गया। क्योंकि आपको याद होगा लोग सवाल करते थे भाई 2020 में रेणु देवी बनी, तारकिशोर प्रसाद बने, बाद में उनको पलट दिया गया, 2024 में पलट दिया गया, फिर सुशील मोदी को पलट दिया गया। जब 3-3 उप मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस बार भी था कि ये 2 उप मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। फिर चर्चा ये चली कि सम्राट चौधरी रहेंगे, विजय सिन्हा नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने, मुझे पुख्ता तौर पर पता है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने इंटरवीन किया और ये साफ संदेश दिया कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे। ईबीसी समाज से प्रेम कुमार को बना दिया गया कि वो स्पीकर बनेंगे, ताकि मैसेज ईबीसी समाज में भी क्लियर कट जाए कि प्रेम कुमार ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, जिनके बारे में ये साफ तौर पर कहा जाता है कि भाई 15% वोट इनके पास है, लोग कहते रहे अचेत हैं, सचेत हैं, मूर्छित हैं, नॉट फिट टू रूल हैं, तरह तरह की बात करते रहे, लेकिन जब जब लोगों ने सवाल उठाया है, जनता ने जोरदार तरीके से उनके पक्ष में खड़ा होकर के मैंडेट दे दिया है। और